नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। बांग्लादेश एक विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का एक प्रोटेस्ट नहीं झेल पाया और उसकी सरकार चली गई। वहाँ पर जो प्रधानमंत्री हैं उनको त्यागपत्र देकर के देश छोड़ना पड़ा। लेकिन ये जो घटना बांग्लादेश में हुई, ये भारत लगभग पिछले 10 साल से किसी न किसी रूप में झेल रहा है। लेकिन सरकार के उसको बेहतर ढंग से हैंडल करने के कारण शायद भारत में वैसी स्थिति नहीं होने पाई। और ये कोशिशें लगातार जारी हैं। इसमें इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस सबकी भूमिका है, डीप स्टेट की भूमिका है, बाहर के पाकिस्तान, चाइना, यूएस, जिसको शेख हसीना ने कहा भी है कई अवसर पर। लेकिन हम बांग्लादेश नहीं, आज इसको भारत के दृष्टि से बात करते हैं कि भारत कैसे इन सब से निपटता रहा है। अगर 2014 से जब मोदी की सरकार आई तब से अब तक की बात करें तो रोहित वेमुला से लेकर के कृषि आंदोलन, सिटीजनशिप अमेंडमेंट के लिए आंदोलन, जाट आंदोलन हुआ, दिल्ली दंगा हुआ, स्टूडेंट का अनरेस्ट हुआ, अग्निवीर को लेकर के हुआ, और अभी जो तुरंत का प्रयास चल रहा है वो है कि जाति गणना के नाम पर लोगों में विरोध जताया जाए। अब इसमें और ये तो बड़े थे, जिसमें बड़े लोग, मतलब नंबर ऑफ पीपल जो थे इम्पैक्ट वाले, या नंबर ऑफ पीपल जिनका इन्वॉल्वमेंट था वो ज़्यादा था। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी घटनाएं हुई, हाथरस को लेकर के, उसके बाद कृषि आंदोलन में जो लखीमपुर में हुआ उसको वो किया गया, उसमें कैंपेन अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ चलाया गया। इस तरह का और पहलवानों को लेकर के सारा मामला उठाया गया। मणिपुर अभी भी चल रहा है। तो ये सब हो क्यों रहा है? ये सब बेसिकली जो है देश को डेवलप, जो हमारा देश है उसको अस्थिर करने के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस या अंदर के लोग भी जो हैं अपनी सरकार बदलने के लिए लगातार कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार की बहुत आलोचना हुई कि शाहीन बाग में जो लोग 7-8 महीने बैठे रहे और कोरोना के बाद उनको उठना गया। सरकार चाहती तो सख्ती से निपट सकती थी। कृषि आंदोलन को लेकर के भी यही बात कही गई। स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट कर रखा था, पहलवानों ने प्रोटेस्ट कर रखा था, अग्निवीर को लेकर के बहुत प्रोटेस्ट हुआ। सीए के नाम पर जगह जगह दंगे करने की कोशिश की जा रही थी, जबकि उसमें किसी की नागरिकता नहीं जा रही थी। लेकिन ये सब किया गया, और ये जो विरोध प्रदर्शन किया गया ये इसीलिए था कि सरकार को इस स्थिति में लाओ जब वो हिंसा पर मतलब वो जब वो इसको दबाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाए, फोर्स का रास्ता अपनाए, और उसके बाद फिर न केवल सरकार को मॉरल उस पर बल्कि इंटरनेशनली भी इतना डिस्क्रेडिट कर दो। और ये तो बाद के कदम हैं। उसके पहले होगा ये कि जैसे ही आपने हिंसा किया, जैसे ही आपने फोर्स का इस्तेमाल किया, वैसे ही जो समर्थन करने वाले लोगों की संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, मल्टीप्लाई होती है। तो जो बांग्लादेश में हुआ कि फोर्स इस्तेमाल करना हुआ, पहले कुछ लोग मारे गए, जब दूसरे दिन 100 लोग मारे गए तो पूरा ढाका सीज हो गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री में, हालांकि हमारे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स का पाकिस्तान, बांग्लादेश से कोई तुलना नहीं है, लेकिन भीड़ हमारे यहाँ भी, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हमारे यहाँ भी बड़े हुए हैं और बहुत बड़े हुए हैं। और उनके नाम, और डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट ने सरकारें बदली। वीपी सिंह ने सरकार बदली है डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट के नाम पर, करप्शन के नाम पर, जब उन्होंने बोफोर्स के पर राजीव गांधी को किनारे किया। 77 में इंदिरा गांधी की सरकार बदल गई है, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट और
रैलियों का सहारा लिया गया, उसमें भी स्टूडेंट की बहुत भूमिका थी। तो इसमें बहुत सारे जो हैं वो हैं प्लेयर्स जो इस तरह की स्थिति पैदा करना भारत में भी चाहते हैं कि उस तरह की परिस्थिति पैदा करके यहाँ भी सरकार बदली जाए, और वो सारी की सारी कोशिशें की गई। 2024 के चुनाव के पहले बहुत सारे झूठे नैरेटिव फैलाए गए, और उन नैरेटिव को फैला करके उनका इस्तेमाल करने की कोशिश की, और उसी का परिणाम था कि जो सरकार 300 प्लस का दावा कर रही थी और 400 के का दावा कर रही थी, वो 240 और 310 पर सीमित हो गई। तो ये ऐसा नहीं है। कृषि का आंदोलनों को कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। आंशिक सफलता इन आंदोलनों के कारण मिली है, लेकिन सरकार ने बिना सख्ती के बहुत सारे आंदोलन, सीएए के प्रोटेस्ट को सरकार ने पूरी तरह से डिस्करेज करके ख़त्म किया। अब सीएए के जो रूल्स नोटिफिकेशन नोटिफाई भी हो गए हैं, और लोगों को सीएए के अंतर्गत नागरिकता भी मिलने लगी। कृषि कानून को लेकर के निश्चित तौर पर बहुत सारा वो है। रोहित वेमुला का मामला सबके उसमें सामने आ गया है कि वो पूरा का पूरा मामला फेक था। वो उसको दलित बता करके प्रोटेस्ट किया जा रहा था, वो दलित नहीं था, ये भी एक झूठ बोला गया था। अग्निवीर को लेकर के भी अब तक झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। जाट रिजर्वेशन, इस तरह का बहुत सारा और मामला था जिसको लगातार फैलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंतर समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से भारत इन चीज़ों को हैंडल कर रहा था। बांग्लादेश में क्या हुआ। अब इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हम सबको समझना चाहिए। जब बांग्लादेश के चुनाव ख़त्म हुए थे तो ये कहा गया था कि चुनाव वहाँ पर फ्री एंड फेयर नहीं हुए। उसके अलावा जो रूस के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि ये जो बांग्लादेश में विपक्ष के लोग हैं उनसे मिल करके, ये सब चुनाव के बाद की घटना है, उनसे जो अमेरिका के राजदूत हैं मिल करके इन सब मामलों को इंस्टिगेट करने की कोशिश की, जिसको अमेरिका ने नकारा। लेकिन रशिया का ये एलिगेशन रूस के खिलाफ है। भारत में भी 2024 के चुनाव में बाहर की फोर्सेस, विशेष रूप से चाइना और सोरोस का नाम खूब जोर से आया, और ये जो खबरें आई, ये डिक्टेटरशिप वाला नैरेटिव फैला, ये सब तो जर्मनी में बैठे ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स ने किया और उसका परिणाम दिखा। लेकिन इन सब के बावजूद जो भारत सरकार है वो इस तरह की मुश्किल वाली परिस्थितियों को हैंडल करने में बेहतर ढंग से हैंडल कर पाई है। ऐसा नहीं है कि उनको नुकसान नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों को रोकने में कामयाब हो गई। अब आगे की चुनौती भी उनके लिए बड़ी है, इसलिए कि जैसे ही अस्थिरता आएगी वहाँ रेडिकल्स एक्टिव होंगे। भारत के वहाँ का हिंदू जो 10 से 12% के बीच हिंदू है, उन पर अटैक होने शुरू हो गए हैं, वो होंगे। बॉर्डर में इन्फिल्ट्रेशन शुरू होगा, उसको भी हैंडल करना होगा। तो ये सारी चीज़ें भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस और हैं उनको लेकर के चाइना एक्टिव हो जाएगा बांग्लादेश में, पाकिस्तान एक्टिव हो जाएगा, अमेरिका ऑलरेडी एक्टिव हो चुका होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को भारत को निपटना पड़ेगा। लेकिन ये जो जिन बातों की मैंने तुलना की, वो ऐसा नहीं है कि वो भारत उसको नहीं झेल पाया। भारत ने भी उन परिस्थितियों को झेला है, उनसे अब तक निपटता रहा है। आगे और भी बहुत सी चुनौतियां हैं, उसकी चर्चा अगले वीडियो में किसी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Google पर।
हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।